स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी को ही हिंदी में कहते हैं राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस पार्ट में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, पार्ट 4। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है। सेकेंड, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोरोड किया है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। सो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड किया है। और यूएसए से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट। और कनाडा से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट। Which of the following statements about the directive principle is not correct? So इसका correct answer है option D. They are automatically enforced by the court. So directive principle of state policy ये justiciable नहीं है। मतलब ये देखो, ये कुछ guidelines है जो गवर्नमेंट को कानून बनाते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अगर ये गाइडलाइंस को गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि कोई उन पे केस कर देगा। जैसे फंडामेंटल राइट के केस में होता है कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है। ओके। क्वेश्चन 4, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर a social order for the promotion of welfare of the people. So इसका correct answer है option C, आर्टिकल 38। So आर्टिकल 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इज इनरिच्ड इन विच आर्टिकल। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 39 डी। सो आर्टिकल 39 में, आर्टिकल के 39 डी में ये मेंशन है कि पुरुष हो या महिला दोनों को सेम काम के लिए यानी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। सो गांधीवादी विचारधारा के बेस पे कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 7, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी में ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 50। सो आर्टिकल 50 ये डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को कि वो सेपरेट करे जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड इन। सो कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है, मतलब समान नागरिक संहिता मेंशन है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल
44. Question number 10. Who described the directive principle of state policy as a check on a bank payable only when the resources of bank permits? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, के टी शाह। देखो, इनका स्टेटमेंट का मीनिंग ये था कि अगर कोई बैंक में चेक जमा करता है पेमेंट के लिए, तो बैंक तभी पेमेंट करेंगी जब बैंक के पास पैसा रहेगा। उसी तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये डायरेक्ट किया गया है गवर्नमेंट को कि आपको वेलफेयर का काम करना है लोगों का, लेकिन वेलफेयर का काम तभी हो पाएगा सरकार से जब सरकार के पास पैसा रहेगा, है ना। तो आर्थिक स्थिति और कुछ सामाजिक परिस्थितियां पे भी डिपेंड करता है कि सरकार को वेलफेयर का काम करना है या नहीं करना है। तो सरकार को कोई मजबूर नहीं कर सकता इस काम करने के लिए। 11. Article 51 of Indian Constitution, which deals with the promotion of international peace and security, is a देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 है वो इंटरनेशनल पीस मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ये आर्टिकल किस में आता है? ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से किस में आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not a socialist principle among the DPSPs? सो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये इसमें से एक ऑप्शन सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है, वो ऑप्शन कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। सो जो भी नशीले पदार्थ है या मादक पदार्थ है उनके कंजप्शन को रोकने से संबंधित है, और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है, मतलब ये समाजवादी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये गांधीवादी सिद्धांत है ना, गांधीवादी प्रिंसिपल में आते हैं। प्रोहिबिट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। Question number 13. The 86th Amendment Act of 2002 changed the subject matter of which article of DPSP? So DPSP में एक आर्टिकल था जिसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया थ्रू 86th Amendment Act 2002। तो आर्टिकल कौन सा था? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 45। देखिए, आर्टिकल 45 में पहले मेंशन था कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना है, ये गाइडलाइन थी गवर्नमेंट के लिए। सो इसको हटा के फंडामेंटल राइट्स में लाया गया। अभी 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना ही है, अगर नहीं मिला तो वो बच्चा फिर कोर्ट जा सकता है। 14. Which Supreme Court case held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental right and the directive principles? So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मिनेर्वा मिल्स केस 1918। देखिए, ये डीपीएसपी में मेंशन है कि गवर्नमेंट को वेलफेयर का काम करना है, गवर्नमेंट को लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं पे भी फैक्ट्री लगा देंगे, क्योंकि अगर फैक्ट्री लगा देंगे तो वहाँ पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, तो लोगों को दिक्कतें होगी। और राइट टू इन्वायरमेंट ये फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट को जो निर्देश किए गए हैं उनको तो फॉलो करना ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। 15. Which of the following is a liberal intellectual principle? देखिए, डीपीएसपी में तीन प्रकार के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल मीन्स समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल मतलब गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स, ये है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो कि गाइड करता है गवर्नमेंट को।
16. The term state as defined in Article 36 for the purpose of Part 4 has the same meaning as in. सो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि पार्ट 4 में स्टेट डिफाइन है और कौन से पार्ट में डिफाइन है, ये पूछना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 3। सो पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में स्टेट शब्द डिफाइन है। स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सो स्टेट का मीन्स बस स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, इसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इनके अंडर में आने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आता है। 17. The directive principle to provide free legal aid was added by which amendment? So correct answer है ऑप्शन A, 42nd amendment. So 42nd amendment करके मुफ्त कानूनी सहायता करने वाला प्रिंसिपल डीपीएसपी में ऐड किया गया। 18. Which article of DPSP deals with organization of agriculture and animal husbandry? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 48। सो ये गांधीयन प्रिंसिपल के तहत आता है। डीपीएसपी में यह डायरेक्ट किया गया है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स। 19. Which of the following is a key difference between fundamental rights and directive principle of state policy? So DPSP और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, fundamental rights are aimed at establishing political democracy while DPSP aim for social and economic democracy. इसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्टैब्लिश करना और डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्टैब्लिश करना। 20. Promotion of cooperative societies is a directive principle under which article? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 43 बी। इस आर्टिकल के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने का प्रावधान डीपीएसपी में किया गया है। 21. Which article direct the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 47। सो यह आर्टिकल निर्देश देता है गवर्नमेंट को कि वे सिटीजन के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। 22. According to Dr. B.R. Ambedkar, which part of the Constitution is a novel feature? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक नॉवेल फ्यूचर की तरह माना है। 23. The DPSPs are described as the conscience of the Constitution by? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रैनविले ऑस्टिन। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान की अंतरात्मा। 24. Which of the following DPSPs was not added by the 42nd Amendment 1976? 42nd Amendment 1976 हुआ था तब बहुत सारे प्रिंसिपल ऐड किए गए थे डीपीएसपी में, इसमें से वो एक नहीं है। सो कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, to minimize inequality in income, status, facilities and opportunities. सो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड नहीं किया गया था, बल्कि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था ताकि इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सके। The implementation of which article can be seen in the National Rural Employment Guarantee Act 2005? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 41। 26. Which of the following is not a criticism of the directive principles? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, they are a check on arbitrary state action. 27. Which DPSP directs the state to protect monuments, places and object of artist or historic interest? So कौन सा आर्टिकल है
जो निर्देश देता है गवर्नमेंट को कि वो प्रोटेक्ट करे स्मारक, स्थान और ऐतिहासिक चीजों को। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 49। क्वेश्चन 28, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 gives effect to which directive principle? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 42। 29, which article promotes the educational and economic interest of SCs, STs and other weaker section? So कौन सा आर्टिकल है जो डीपीएसपी में यह निर्देश देता है गवर्नमेंट को कि वो एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शन के लोगों का शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रमोट करे? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 46। सो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30। In which case did the Supreme Court first rule that there is a no conflict between fundamental rights and directive principles and that they are complementary to each other? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरला एजुकेशनल बिल 1957। सो ये थे हमारे टॉप 30 एमसीक्यू ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।